अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। आज नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज एवनफील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई। मरियम नवाज जब अदालत में दाखिल हुई तो उन्होंने ऊंची आवाज में सलाम का जवाब दिया, जिसके नतीजे में अदालत में शोर शराबा बपा हुआ। इस हंगामा आराई पर अदालत आलिया की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया और जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि पहले नायब की जमानत खारिज करने की इस्तदा नहीं सुन रहे थे, लेकिन अब बनती है। जिसे ये नहीं पता कि अदालत में कैसे आते हैं उसकी जमानत खारिज क्यों ना करें। मरियम नवाज के वकील अता तारड़ ने अदालत से माफी की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने कहा कि आपकी मौकिला को कोर्ट के एहतराम का इल्म ही नहीं है। जिसे कोर्ट के एहतराम का ख्याल नहीं है वो जमानत का भी हकदार नहीं है। बाद वज़ा अदालत ने मरियम नवाज के वकील अता तारड़ की इस्तदा करते हुए रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। अदालत में पेशी के बाद मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू की। उनकी गुफ्तगू का महवर भी हुकूमत की पॉलिसीज पर तनकीद से ज्यादा सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ के बयान की वजाहत था। गो कि उन्होंने हुकूमत पर बबांगे दौल तनकीद की है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने पार्टी सदर शहबाज शरीफ के बयानात की वजाहतें भी की हैं। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के एक बयान, सिर्फ एक बयान ने मुल्की सतह पर एक नई बहस छेड़ दी है। सवालात हैं, वजाहतें हैं, दलाइल हैं, शिकवे और शिकायत के साथ साथ इल्जामात का भी ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो चुका है। ऑपोजिशन लीडर ने कौमी हुकूमत की तजवीज़ दी तो मुस्लिम लीग नून ने पहले तो इस बयान की वजाहतें देना शुरू की, लेकिन बाद अज़ा सदर के बयान को नून के बयान की बजाय शहबाज शरीफ की ज़ाती राय करार दिया गया कि नून लीग का स्टेटमेंट नहीं है, कोई पार्टी स्टेटमेंट, पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है हमारा, बल्कि ये उनकी कोई ज़ाती राय हो सकती है। आज मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने बयान को ज़ाती राय तो नहीं करार दी, ताहम मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ के बयान को आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की है। वो इससे क्या मुराद लेती हैं, ज़रा वो आपको दिखाते हैं। पर्सनल ख्याल है, मैंने देखी नहीं उनकी, लेकिन आई पर्सनली थिंक कि उन्होंने कौमी हुकूमत की बात नहीं की, उन्होंने नेशनल कंसेंसस की बात की थी, एक नेशनल जो रेकन्सिलिएशन की शायद उन्होंने बात की थी। कौमी हुकूमत की मेरा ख्याल है शायद नहीं की उन्होंने बात, मेरे भी पर्सनल ख्याल में। अब शहबाज शरीफ साहब ने जर्नलिस्ट से बात करते हुए जिस नेशनल गवर्नमेंट की कौमी हुकूमत की बात की थी, आज मरियम नवाज साहिबा ये कह रही है कि मेरे नज़दीक कौमी हुकूमत नेशनल गवर्नमेंट नहीं, नेशनल कंसेंसस की बात कर रहे होंगे वो, या नेशनल रिकन्सिलिएशन की बात कर रहे होंगे, कौमी मफाहमत की बात कर रहे होंगे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बल्कि माजी में भी शहबाज शरीफ की जानिब से जारी बयानात पर सारी नून लीगी क़यादत को वजाहतें देना पड़ी हैं। यहाँ तक कि शायद खाकान अब्बासी को अपील करना पड़ी कि शहबाज शरीफ जितने मर्जी इंटरव्यूज़ दें, लेकिन सोच समझ कर बयान देने चाहिए, ताकि बाद में इसकी वजाहत ना देनी पड़े, क्योंकि बाद में वजाहत मुश्किल हो जाती है। इस हवाले से माजी में शहबाज साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया था, जिसके जवाब में शायद खाकान अब्बासी ने क्या कहा, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। साहब को इज़हार राय का हक है, वो जो बात करना चाहे उनका हक उनको हासिल है, लेकिन वो पार्टी के सदर हैं, उनको बात बड़ी नाप तोल कर सोच समझ कर के इबहाम पैदा ना हो। उन्होंने नाप तोल के बात नहीं की, नहीं, उनकी राय है, जो भी बात भी वो करेंगे। अगर इबहाम बात से पैदा हो जाए, आप सवाल रोज करें, फिर यकीनन उस बात की क्लैरिफिकेशन करनी पड़ती है। माजी में शहबाज शरीफ ने पाँव पकड़ने की बात की तो पूरी मुस्लिम लीग नून को वजाहतें देना पड़ी। इंतखाबात में शिकस्त की जिम्मेदारी हिकमत अमली पर आयद की तो उस वक्त भी नून लीग की क़यादत यूं ही वजाहतें देती रही। जब पाँव भी पकड़ने पड़े फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, मैं ये करूंगा बिकॉज इट इज माई नेशनल ड्यूटी। शहबाज साहब जज्बात में उन्होंने टीवी पर वो बात कर दी जो शायद हमें पब्लिकली नहीं करनी चाहिए थी। हर शख्स का अपना बयान करने का तरीका है। 2018 के इलेक्शन से पहले हमारी अगर इज्तिमाई मुशावरत के साथ अगर हम स्ट्रेटजी ठीक बनाते तो शायद 2018 के इलेक्शन के नतीजे में भी मियां नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनते। ये मैं आज भी बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ। ये बात हमारी जमात के अंदर जब भी मुशावरत होती है बहुत खुलकर बात होती है। उसमें मियाँ साहब का कभी उन्होंने किसी पर प्रिवेल करने की कोशिश नहीं की, कभी उन्होंने कोई बात ठोसने की कोशिश नहीं की। आप किसी से पूछ लें। अब आज मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू के बाद चंद सवालात खड़े हो गए हैं। सदर मुस्लिम लीग नून के बयान की वजाहत नायब सदर को क्यों देना पड़ रही है? पार्टी सदर का बयान उनका जाती बयान कैसे हो सकता है? क्या मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की पॉलिसी से खुश है? मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से हतमी तारीख क्यों नहीं दे रही है? क्या नवाज शरीफ नून लीग की क़यादत करेंगे, वापस आएंगे? क्या हुकूमत के बयानिए ने नून लीग को अपना बयानिया बदलने पर मजबूर किया है? ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की उलझनें दीगर पार्टी रहनुमाओं को क्यों सुलझाना पड़ रही हैं? शहबाज शरीफ को कौमी हुकूमत के हवाले से बयान क्यों देना पड़ा है? शहबाज शरीफ के इस बयान के पीछे आखिर राज क्या है? क्या शहबाज शरीफ खुद को मुतबादिल के तौर पर पेश कर रहे हैं? क्या शहबाज शरीफ माइनस नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तजवीज़ दे रहे हैं कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब को माइनस कर दिया जाए, जैसा कि
कुछ शहमगोइयाँ होती रही हैं कि कहीं पर ये बात हो रही है, ये किसी डील का हिस्सा भी होगी। क्या शहबाज साहब अब इसका तासुर गहरा कर रहे हैं? क्या शहबाज शरीफ हालात के मुताबिक मुख्तदिर हलकों को मुतमईन करके खुद वजारत उज़्मा के ख्वाहिशमंद हैं? पार्टी सदर और दीगर लीगी क़यादत के बयानात में तजाद आखिर क्यों है? क्या पार्टी सदर क़यादत को एतमाद में लिए बगैर बयान जारी कर देते हैं? गुज़श्ता 3 बरस के दौरान शहबाज शरीफ की सियासत का जायजा लिया जाए तो हर बयान, हर खिताब और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपनी सीवी गिनवाते रहे हैं, अपना एक परफॉर्मेंस, एक पोर्टफोलियो पेश करते रहे हैं। वो खुद काम को और खिदमत को वोट दो का बयानिया सामने रखते रहे हैं। अब इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तंजीम बुखारी साहब ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कॉल। बुखारी साहब, शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं और अपोजिशन लीडर भी हैं, जो स्टेटमेंट दिया कौमी हुकूमत से मुताल्लिक, आज मरियम नवाज साहिबा ने उस हवाले से वाज़ेह कर दिया कि कौमी हुकूमत की बात उन्होंने नहीं की होगी, वो नेशनल रिकन्सिलिएशन, नेशनल कंसेंसस की बात कर रहे होंगे। क्या बात है कि पार्टी सदर एक बयान देते हैं और पूरी नून लीग उसकी वजाहतें दे रही होती? देखें, इसको 2 तरीके से आपको देखना पड़ेगा। एक ये कि जो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सीनियर लीडर बोलता है उसकी इंटरप्रिटेशन पार्टी में क्या है, बाहर क्या है और मीडिया कैसे देखता है उसको। जिस पहले वाक़े का आपने जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे पाँव भी पकड़ने पड़े तो मैं पकड़ लूँगा, उसमें उन्होंने कहा था, नवाज शरीफ के कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि मुझे उनके पाँव भी पकड़ने पड़े तो मैं पकड़ लूँगा। हज़रत मीडिया ने और हज़रत PTI की लीडरशिप ने उसको कर दिया कि वो तो एस्टेब्लिशमेंट के पाँव पकड़ने के लिए तैयार है। विद इन द पार्टी भी आप देखिए शाहिद खान अब्बासी ने कैसे उस पर अपने रिस्पॉन्स दिया। मैं वहीं आ रहा हूँ। देखिए, 2 बयानिए हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप उसको एनालाइज करेंगे तो बयानिया एक ही है। शहबाज शरीफ साहब से मैं ज़ाती तौर पे बेपनाह दफ़ा मिला हूँ और इस हवाले से गुफ्तगू हुई है। उनका मैं आपको एक कोट बता देता हूँ, उसके बाद फिर तय करना आसान होगा। उनका ना मेरे भाई जैसा कोई भाई है, ना मेरे प्राइम मिनिस्टर जैसा कोई प्राइम मिनिस्टर है, अगेन हवाला वही है। और अगर वो हुक्म करें कि मैं अपनी गर्दन टेलीफोन पर मुझे कहें कि गर्दन काट के प्लेट में रख दूं तो मैं रख दूंगा। देखिए, मेरा सवाल बड़ा सादा सा है सर, व्हाई नेशनल गवर्नमेंट, मतलब एट दिस पॉइंट इन टाइम, इंतखाबात से पहले नेशनल गवर्नमेंट की बात आप कर रहे हैं, बाद में तो ऐसी बात हो सकती है कि ठीक है हम बाकी जमातों को मिला के कौमी हुकूमत बनाएंगे, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम कौमी हुकूमत का जवाब क्या है सर? मैं बताता हूँ आपको। देखिए, फिर वही बात है, ये एक तो मैं नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि जिसको आप आसान सवाल कहते हैं, आपका कोई सवाल आसान नहीं होता, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह कि मैं उसी तरफ आ रहा था आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन आपने बीच में से सवाल ठोक दिया तो मैं जवाब दे देता हूँ इसका। जिस तरफ ये इशारा कर रहे हैं उसमें कोई इबहाम मुझे तो नहीं है। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन होगा, उसके नतीजे में एक कौमी हुकूमत बनेगी जिसका दूसरा नाम नेशनल रिकन्सिलिएशन है, कि उस कंसिलिएशन के प्रोसेस के तहत आप सबको ऑन बोर्ड लें ताकि जितने गंभीर मसाइल हैं हुकूमत को दरपेश, आज की को भी आने वाली को भी, उस पर एक कंसेंसस के साथ क्या कभी किसी पार्टी ने इस तरह इंतखाबात से पहले कभी ये नारा आपने कौमी हुकूमत का सुना है, सिवाय इसके कि कहीं मुख्तदिर हलकों से या पावर ब्रोकर्स की तरफ से आवाज़ आ रही हो? मेरा सवाल फिर बड़ा सादा सा है बुखारी साहब, जान के मान पाऊँ तो कौमी हुकूमत का बयान अब क्यों देना पड़ा शहबाज साहब को? मैंने आपको इंतहाई मासूमियत से एक इशारा किया था कि ये कौमी हुकूमतें कब तश्कील पाती हैं, आपने उसके ऊपर गौर ही नहीं समझा। यही तो मैं कह रहा हूँ कि फिर इसका मतलब ये है कि शहबाज साहब किसी को मुतमईन करना चाह रहे हैं कि मैं अगर वज़ीर आज़म होगा तो मेरी वज़ारत उज़्मा के अंदर कौमी हुकूमत बन जाएगी। करेक्ट, जो मर्जी इंटरप्रेट कर लें, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मेरे भाई को तो दफ़ा करें आप, मेरी भतीजी को भी लानत भेजें आप। मैं तो हुकूमत बनाने के लिए तैयार हूँ, अगर आप कौमी हुकूमत बनाना चाहते हैं मैं वज़ीर आज़म हूँ। ऐसा नहीं है। ये जो कुछ भी वो कह रहे हैं, इसकी जब तक लंदन से अप्रूवल नहीं होती है, ही कांट स्पीक ए वर्ड ऑफ हिज ओन। देखिए, वो तो उन्होंने कौमी हुकूमत की बात कर दी, फिर मरियम नवाज साहिबा क्यों कह रही हैं कि कौमी हुकूमत की बात उन्होंने नहीं की होगी? मतलब ये कौमी हुकूमत फिर बाकी सब लोगों को डाइजेस्ट क्यों नहीं हो रही नून लीग के अंदर? देखिए, इसकी मैं फिर वहीं वापस जाऊंगा अपनी कनोटेशन के ऊपर कि ये नेशनल गवर्नमेंट जो है ये आम हालात में सादा से इलेक्शन के बाद तय नहीं पाती। ये उस वक्त होता है जब कॉन्फ्लिक्ट बहुत सीरियस हो, खलीज बहुत बड़ी हो, उसको पाटने के लिए मुख्तलिफ तर्ज़े हुकूमत जो है उनमें से एक ऑप्शन ये है। अब आप कुछ भी समझिए, मेरा एक और सादा सा सवाल है सर, फिर अगर आपने कौमी हुकूमत बनानी है तमाम तर जमातों को इकट्ठा करके, फिर आप इंतखाब क्यों करा रहे हैं? इलेक्शंस की तरफ क्यों जाते हैं? इलेक्शंस ना कराएं, आप कौमी हुकूमत बना दें। देखिए, हमारे यहाँ जो स्प्लिट मैंडेट का कॉन्सेप्ट क्या बल्कि हकीकत है, आप देखें, क्या आपका क्या ख्याल है कि उनके पास इतनी सीटें थी कि वो खुद से हुकूमत बना लेते? मखलूत हुकूमत बनाई है ना PTI ने भी। बट आफ्टर उनका ख्याल ये है कि इलेक्शन के बाद अगर किसी के पास मतलब ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझ रही है कि वो कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री नहीं ले सकती। एब्सोल्युटली यस, मेरा ख्याल से ये रियलाइजेशन बिल्कुल बेस्ड ऑन फैक्ट्स है।
पंजाब में सीटें ज़्यादा ले लेने का माजी में मतलब ये रहा है कि आप हुकूमत बनाएंगे, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो चाहे कोई भी हो। लेकिन अब चूंकि बहुत से अहम मामला जात के ऊपर PMLN का कोई वाज़ेह स्टांस नहीं है, ये उनको लग रहा है कि वो पंजाब में भी इस दफ़ा उतनी सीटें इसको कंफ्यूजन कहें या बेवकूफ़ी कहें कि इंतखाबात से पहले अगर आप हारा हुआ नैरेटिव रखेंगे और बताएंगे कि यू आर गोइंग टू बी द लूजर्स, तो आपको इंतखाबात में कैसे विक्ट्री मिलेगी और फिर कंप्रीहेंसिवली कैसे जीत सकते हैं आप? आपके सादा से जो सवाल का मैं बड़ा मुबहम सा जवाब देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, गुजारिश ये है कि मैं आपको खबर नहीं दे रहा हूँ, बस सिर्फ अपनी तरफ से एक बात बता रहा हूँ कि हम सुन रहे हैं ये कि 14 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। नहीं, ये खबर कहीं से आई थी, ठीक है, ये जहाँ से नहीं, ये खबर दुश्मनों ने दी होगी। नहीं, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि उनके साथ रवाबत मौजूद हैं, वो जिसको ट्रैक 2 कह लीजिए आप, इसको जो मर्जी नाम दे लीजिए। हमने अपने सोर्सेज से कंफर्म करने की कोशिश की, वहाँ पर इसहाक डार साहब भी हैं, उन्होंने इसकी तरदीद की है कि ऐसी कोई खबरें नहीं है, ये सिर्फ कयास आराइयाँ हो रही हैं। बहरहाल ये भी पार्टी के सर्कल से ही आई है हम तक भी, और बड़े सीनियर सर्कल की तरफ से आई है कि वो तैयारी कर रहे हैं, इसलिए कि एक तो उन्हें बरतानिया छोड़ना पड़ेगा, ये तो आप तय कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि डील हो गई? मैंने आपसे ये कहा है कि उनसे राब्ते हैं, अगर आप नाम लेने पर मजबूर करेंगे तो मैं कहूँगा कि यस, नवाज शरीफ से राब्ते में है, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। अब यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेनी है सर, ब्रेक लेते हैं, कोई एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब भी इसी मामले पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। तालिबान सरबराह मुल्ला हैबतुल्लाह की सरबराही में तालिबान शुरा के इजलास के इख्तिताम के बाद आइंदा 3 रोज में नई हुकूमत का ऐलान मुतवक्के है। अफगानिस्तान की नई हुकूमत कैसी होगी, इस हुकूमत में कौन लोग शामिल होंगे, खवातीन को नई हुकूमत में कितनी नुमाइंदगी दी जाएगी, अफगान तालिबान के कतर में सियासी दफ्तर के नायब और मुज़ाकराती टीम के रुकन शेर मोहम्मद अब्बास सतांगज़ई के मुताबिक नई हुकूमत में कोई ऐसा शख्स ना होगा जो गुज़श्ता 20 सालों में किसी हुकूमत का हिस्सा रहा हो। नई अफगान हुकूमत अंदरूनी और बैरूनी तौर पर सभी के लिए काबिल कबूल होगी, जिसमें तकवादार, परहेजगार और तालीम याफ्ता अफराद शामिल होंगे। नई हुकूमत की काफ़ी तादाद होगी। इन खवातीन के ओहदों के हवाले से कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। अब्बास सतांगज़ई के मुताबिक नई हुकूमत में खवातीन के साथ कोई मसला नहीं है और दफातर में खवातीन काम करेंगी। तालिबान अपनी हुकूमत को दुनिया में मनवाने के लिए भरपूर कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया के सामने तालिबान का एक नया चेहरा रखें। शायद यही वजह है कि वो तमाम ममालिक से बात करने में दिलचस्पी रखते हैं। 15 अगस्त के बाद गुज़श्ता रोज़ पहली बार तालिबान क़यादत और भारत के दरमियान पहला सफारती राब्ता हुआ है। इंडियन हुकूमत ने एक प्रेस रिलीज जारी की है, ज़रा उस प्रेस रिलीज का मतन भी सामने रखिएगा। इस प्रेस रिलीज में दावा किया गया है कि कतर में तालिबान सर के सरबराह शेर मोहम्मद अब्बास सतांगज़ई भारतीय सिफारत खाने में इंडियन सफ़ीर दीपक मित्तल से मिलने आए, जबकि खबर रसा इदारे रॉयटर के मुताबिक दोनों अफराद की मुलाकात भारत की ख्वाहिश पर तालिबान के सियासी दफ्तर में हुई। भारत की जानिब से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक मुलाकात में अमेरिका के इनखिला के बाद अफगानिस्तान में रह जाने वाले इंडियन शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी जल्द अज जल्द बाहिफाजत इंडिया वापसी के बारे में भी बात हुई है। दीपक मित्तल ने खदशा जाहिर किया है कि भारत की मुखालिफत शिद्दत पसंद तंजीमें अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके इंडिया पर दहशतगर्दी के हमले कर सकती हैं। भारत ने दावा किया है कि तालिबान ने यकीन दहानी कराई है कि वह अफगानिस्तान की सरजमीन इंडिया मुखालिफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। भारत, जिसने खुद अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया, वजीरिस्तान से बलूचिस्तान तक पाकिस्तान पर दहशतगर्दाना हमले किए, भारत और भारतीय मीडिया को जब जब मौका मिला उसने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला। इसमें इजाफा तब हुआ जब तालिबान ने काबुल का कंट्रोल संभाला। उस वक्त भारतीय मीडिया पर क्या मनाजिर दिखाई दिए, एक झलक आपके सामने रखता है। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ है, तब से पाकिस्तान में इमरान खान से लेकर के वहां के आतंकी तक हर कोई जश्न में डूबा हुआ है। पाकिस्तानी चैनल्स पर लगातार डिबेट हो रही है कि तालिबान उन्हें कश्मीर दिला देगा, लेकिन ये बात थोड़ी पुरानी हो चली है। ताजा मामला बता दूं आपको मैं, ताजा मामला यह है कि तालिबान के काबुल कब्जे के बाद इमरान खान ने अपने आतंक मंत्री और भारत के दुश्मन नंबर 1 मसूद अजहर को कंधार भेजा। कंधार में मसूद अजहर ने तालिबानी चीफ मुल्ला बरादर से मुलाकात की है और इस मुलाकात में कश्मीर में तबाही फैलाने का
प्लान तैयार हुआ है। अब यहाँ भारतीय मीडिया की बौखलाहट आपने देखी है, इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। क्या भारत को अफगानिस्तान में अपनी 3 अरब की सरमायाकारी डूबती हुई नजर आ रही है, या फिर एनडीएस और रॉ ने मिलकर अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ जो घिनौनी साजिशों का राज़फाश किया है, उसके राज़फाश होने का खतरा भी दिखाई दे रहा है। क्या भारत माजी में तालिबान के खिलाफ रूस के साथ इत्तेहाद को लेकर परेशान है, या फिर अफगानिस्तान में अमेरिका की भरपूर मदद करने पर पशेमान है? अब ये डिप्लोमेटिकली जो कुछ हो रहा है, ये मामला असल में है क्या, बात करेंगे। इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एफ साहब ने हमें ज्वाइन किया, लेकिन उससे पहले तालिबान के हवाले से कोई भी राय कबल इस वक्त कायम ना की जाए, ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है। इस हवाले से कुछ वक्त देने की बात भी हो रही है। ज़रा वो स्टेटमेंट्स आपके सामने रखते हैं जो पाकिस्तान की तरफ से एक वर्जन लिया गया है तालिबान से मुताल्लिक़। We do expect a very cordial relationship at the government level. Let the government be formed. You cannot have a vacuum there. Yesterday, the formal announcement came that the withdrawal is complete. I think in the next few days you can expect the announcement of a government. 40 साल से वहां इंतशार है, उनके लोगों ने कितनी मुश्किलों का सामना किया है। अब वक्त आ गया कि दुनिया मदद करे अमन लाने के लिए वहां, और वो कोशिश करेगा। तालिबान कोशिश कर रहे हैं सबको शामिल करके वो अमन की बात कर रहे हैं, तो उनकी मदद करें। इस वक्त अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जज साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि अभी तक अफगानिस्तान में फॉर्मली गवर्नमेंट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट से पहले ही भारत ने तालिबान के साथ बातचीत शुरू कर दी है, डिप्लोमेटिकली ऑन बोर्ड आ गए हैं। इस वक्त भारत क्या सोच रहा है, क्या प्लान है, उसका टारगेट क्या है तालिबान के साथ? क्योंकि पहली बार नहीं है, इससे पहले दोहा के अंदर जिस वक्त पीस टॉक्स हो रही थी, तालिबान ने भी टेक ओवर नहीं किया था काबुल को, उस वक्त भी वो एंगेज कर चुके थे तालिबान को। देखिए, इस वक्त जो उन्होंने इलामिया जारी किया है भारत ने, उसमें उन्होंने कहा है कि मौलवी अब्बास तानिकज़ई जो हैं, इन्होंने खुद राब्ता किया और उनके एम्बेसडर को, जो कतर में उनके एम्बेसडर हैं मित्तल साहब, उनको कहा कि मैं मिलना चाहता हूं। और ये गए वहां पे और उनको यकीन दहानी कराई कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। गालिबन ये इसलिए करना पड़ा कि भारत काफी प्रोपेगेंडा कर रहा था कि अब कश्मीर में मसला आएगा और ये तालिबान जो है अफगानिस्तान से निकल के तो कश्मीर में जाएंगे और वहां बड़ी तबाही होगी। तो तालिबान गालिबन इस नेगेटिव प्रोपेगेंडे को खत्म करना चाहते थे। दूसरी तरफ एक और जो इशू है वो ये है कि यूनाइटेड नेशन में तालिबान सैंक्शन कमेटी एक है जो कि जिसका सदर भारत, ये कमेटी सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी है और सिक्योरिटी काउंसिल को ब्रीफिंग देती है, जिसमें कि भारत तालिबान के बारे में काफी मनफी किस्म की रिपोर्टिंग करता रहा। अभी कोई 10-12 दिन पहले एक उन्होंने रिपोर्ट तैयार करके तो सिक्योरिटी काउंसिल में जमा कराई। भारत चूंकि सदर है उस कमेटी का, तो उसमें उन्होंने कहा जी कि वहां पे 20 के करीब अफगानिस्तान में टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं और तालिबान के उनके साथ बड़े ताल्लुक हैं और तालिबान उन टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को अपने साथ मिला के जंग लड़ते रहे। अब इसका मतलब ये है कि अगर दुनिया ये तस्लीम करे कि वो 20 टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो तालिबान पाल रहे हैं, तो फिर तालिबान की रेपुटेशन जो है वो दहशतगर्दों वाली होगी, जो कि वो नहीं चाहेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। जैसा एक तो तालिबान की बड़ी डिफरेंट अप्रोच है, लेकिन एज फार एज इंडियन कंसर्न्स आर देयर, तो हमारे भी कुछ कंसर्न्स तो हैं। मतलब हमारे यहाँ स्लीपर सेल्स मौजूद हैं, आपको पता है दाइश के लोगों से मुतालिक भी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुतालिक भी हमारे कुछ कंसर्न्स हैं। तो आपको नहीं लगता कि डिप्लोमेटिकली हमें भी तालिबान को इस हवाले से ऑन बोर्ड लेना चाहिए और उन्हें भी हमें ये श्योरिटी इसी अंदाज में देनी चाहिए जिस अंदाज में वो भारत को दे रहा है? देखिए, जहां तक ये भारत का ताल्लुक था, इस श्योरिटी उसको पहले ही थी, वो सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करें। श्योरिटी तो उन्होंने अमेरिका के साथ जब एग्रीमेंट किया दोहा में तालिबान ने, तो उन्होंने एक इंटरनेशनल गारंटी दे दी कि हमारी सरजमीन किसी के भी खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। अब अगर वो उन्होंने कहा जी दुनिया में किसी के भी खिलाफ नहीं होगी, तो भारत शामिल है उसमें। लेकिन भारत चूंकि नेगेटिव प्रोपेगेंडा उनके बारे में कर रहा था, तो मेरा ख्याल है उन्होंने उसको काउंटर करने के लिए भारत को डायरेक्ट एंगेज किया है। वरना तो उनकी ये जो गारंटी है, इसको पाकिस्तान भी इसके बारे में बात करता है, चाइना भी करता है, रशिया, ईरान सब करते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो हमसाया ममालिक को खतरा है। तो इसके साथ साथ जरा साहब, क्या तालिबान ये भी समझ रहे हैं कि भारत भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि उनकी मगरबी सरहद पर मौजूद पाकिस्तान है? क्या तालिबान को ये रियलाइजेशन है? मेरा ख्याल है आप किसी हद तक कह लें
वो ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान हमसाय ममालिक के साथ ऑन बोर्ड है और हमसाय ममालिक के साथ हमारे राब्ते हैं। हम बहुत पहले से ये राब्ते रख के बैठे हुए हैं रशिया के साथ, चाइना के साथ, और हमारे मुफादात हैं इकट्ठे। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि भारत ने वहां पे पैसा लगाया है और भारत ने कुछ 400 के करीब प्रोजेक्ट छोटे मोटे वहां पे शुरू किए हुए थे, जो गालिबन तालिबान चाहेंगे कि वो मुकम्मल किए जाए। आज तालिबान का सबसे बड़ा मसला ये है कि उनके पास कैश नहीं, कैश फ्लो नहीं है, जिससे वो अपने मुख्तलिफ महकमे उनको फाल नहीं कर सकते। भारत गालिबन, आप जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है कि वो पैसे के लिए चाहेगा, क्योंकि भारत ने वहां पे 400 के करीब छोटे बड़े प्रोजेक्ट वहां शुरू किए हुए थे। आज तालिबान की सूरत हाल ये है कि अफगानिस्तान में उनको मुल्क चलाने के लिए पैसे की अशद जरूरत है। उन्होंने अपने अदारे फाल करने हैं, अपने एयरपोर्ट फाल करने हैं, उन्होंने अपनी पुलिस को फाल करना है, इंटेलिजेंस को, अपनी आर्मी वगैरह, तो सबको उन्होंने तनख्वाहें देनी होंगी। उनके पास पैसा नहीं, तो वो चाहेंगे कि जो भी मुल्क यहाँ पे पैसा लगाता है उसको वेलकम किया जाए। उसमें भारत भी आ गया, चाइना को वेलकम करेंगे, रशिया को वेलकम करेंगे, और उनकी बड़ी कोशिश होगी कि अमेरिका भी ऑन बोर्ड आए। आपने देखा कि जो एयरपोर्ट जब उन्होंने काबुल का उस पर कब्जा किया है, तो जो पहली ही उन्होंने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने, उसमें उसने कहा है कि हम अमेरिका समेत तमाम दुनिया के मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुक रखना चाहते हैं। तो जय साहब, जहां आप दीगर ममालिक की बात कर रहे हैं, वही पाकिस्तान आई थिंक नीड्स टू बी वेरी विजिलेंट इन दिस रिगार्ड। तो आपको क्या लगता है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है एट दिस पॉइंट इन टाइम, वो कितनी इफेक्टिव है तालिबान को लेकर, और क्या हम उनसे बात कर रहे हैं, बराह रास्त हमारी उनसे को बातचीत हो रही है? देखिए, हमारी बातचीत तो है, हमारे एम्बेसडर वहां पे बातचीत करते हैं, हमारे एम्बेसडर वहीं मौजूद हैं, वो अफगानिस्तान के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स से राब्ते में हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ ये देखिए कि पाकिस्तान की पॉलिसी ये है कि हम खित्ते के हमसाया मुल्क जिनकी के सरहदें मिलती हैं अफगानिस्तान के साथ, हम उनके साथ मिल के काम करें, क्योंकि उन सब के खदशात वही हैं जो अफगानिस्तान से टेररिज्म के खदशात हैं, वो चाइना, रशिया, ईरान, सब के यही हैं। तो अगर ये चारों मुल्क या पांचों, वो आप ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान को भी साथ रख लें, तो अगर ये 6 मुल्क जो हैं वो जिनकी सरहदें मिलती हैं, अगर ये मिलके एक्शन करते हैं, तालिबान को ये कहते हैं कि जनाब हमारे ये मुफादात आपने पूरे करने, तो उनको पूरे करने पड़ेंगे। जैसे साहब, लास्टली ये बताइएगा कि तालिबान का रवैया या रविश इस वक्त ये दिखाई दे रही है कि वो किसी के साथ भी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करना चाहते हैं। वो सबके साथ वो अपने जो टॉक्स के डोर्स है एटलीस्ट वो ओपन रखना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, दुनिया के सामने अपना एक नया इमेज भी पेश करना चाहते हैं। अब एज फार एज रशिया इज कंसर्न या चाइना इज कंसर्न, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन ने गुज़श्ता रोज भी जो नेशन से खिताब किया उसमें उन्होंने वाजे किया है कि वो रशिया और चाइना की भी ऑब्वियसली जो काम है, अफवाल है, उनको वो क्लोजली वॉच कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है। तो जैसे आप ये कह रहे हैं कि तालिबान तो ये चाहते हैं कि सबसे बात करें, लेकिन जहां तक ये इन पोल्स का ताल्लुक है, वो रशियन हो, चाइनीज हो, अमेरिकन हो, क्या एट द सेम टाइम ये सब एक्सेप्ट कर सकते हैं तालिबान को? देखिए, तालिबान को मगरबी दुनिया फौरी तौर पे तो एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि कुछ वक्त में, कुछ हफ्तों में, जैसे ये हुकूमत बन जाती है और ये अपना आइन वगैरह फाइनल कर लेते हैं, तो खित्ते के मुल्क पाकिस्तान, ईरान और ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, रशिया, चाइना, ये इसको रिकग्नाइज कर लेंगे। लेकिन बाकी मुल्क जो है वो उन्होंने एक बहाना रखा हुआ है, वो यूनिटी गवर्नमेंट की भी बात करते हैं, साथ वो कहते हैं कि जी ये जो कुछ कह रहे हैं हम फौरी तौर पे इनकी बातों पे यकीन नहीं कर सकते, हम तो अमल देखेंगे कि इनके अमली तौर पे ये क्या कर। तो उसमें वो 6 महीने लगा लें, साल लगा लें, 1.5 साल लगा लें, ये उनके सवाबदीद पे है, ये बहाना उनके पास मौजूद है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि इन रिकग्निशन के बावजूद भी कि अभी रिकग्नाइज नहीं किया हुआ, तालिबान के साथ रवाबत रखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जल साहब आपके वक्त के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे कि कौमी खजाने को एक बार फिर नुकसान कैसे पहुंचाया गया है। बड़ा आम मामला है, इस आम मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने एक बार फिर LNG खरीदारी में ताखीर करके कौमी खजाने को टीका लगाया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर तारीख रकम कर दी है। एक बार फिर गुज़श्ता हुकूमतों के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए गए हैं। ये तारीख और रिकॉर्ड साज कामयाबी मुल्क की मईशत के लिए खतरनाक तरीन साबित होने जा रही है।
पीएसओ ने नया रिकॉर्ड कायम करते हुए एलएनजी कार्गो $17.86 फी MMBTU पर बुक कराया है, जो अब तक का सबसे महंगा सौदा है। एलएनजी की सबसे ज्यादा कीमत का साबिका रिकॉर्ड कतर पेट्रोलियम से 29-30 अगस्त की तरसील के लिए $15.93 फी यूनिट था। वजारत तवानाई के मुताबिक सितंबर के लिए 3 एलएनजी कार्गोज आलमी कंपनी गिनोर और 1 पेट्रो चाइना से खरीदा जाएगा। पाकिस्तान एलएनजी लिमिटेड ने 6 से 7 सितंबर को सप्लाई के लिए एलएनजी कार्गो $15.39 फी MMBTU में खरीदा है। जराये के मुताबिक 12 से 13 सितंबर की सप्लाई के लिए एलएनजी कार्गो का सौदा $15.49, 17 से 18 सितंबर की सप्लाई के लिए सौदा $15.39 और 27 से 28 सितंबर की सप्लाई के लिए खरीदारी $15.19 फी MMBTU में की गई है। एहतसाब अदालत के बाद मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से बात करते हुए एक बार फिर हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। हमने कल दुनिया की तारीख का सबसे महंगा एलएनजी का सौदा किया है। उम्मीद है कि नायब चेयरमैन ने भी अखबार पढ़ा होगा, उसका नोटिस लेंगे, इस करप्ट हुकूमत से पूछेंगे कि ये महंगे सौदे आप क्यों कर रहे हैं। अब ये सौदा एक ऐसी हुकूमत के वक्त में हुआ है जब खुद हुकूमत सस्ते मुआहिदों के दावे करती रही है। इस हवाले से हुकूमत क्या कहती रही है, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखें। से भी हम तकरीबन 15-16% सस्ती ला रहे होंगे अंडर एन एग्रीमेंट। सो इससे स्टेबिलिटी भी आएगी, इससे सिक्योरिटी भी आएगी, इससे प्राइस की भी बहुत हमें फेवरेबल टर्म्स मिली है। एलएनजी ट्रेड में ये कीमत लोएस्ट पब्लिकली डिस्क्लोज्ड कॉन्ट्रैक्ट है आज दुनिया में, 10.2%। अब एलएनजी की खरीदारी में होने वाली गड़बड़ की कीमत करोड़ों डॉलर्स तक पहुंच चुकी है। गुज़श्ता साल हुकूमत को $4 के हिसाब से एलएनजी के तवील मुद्दती मुआहिदों की पेशकश हुई थी, ताहम हुकूमत ने इस पेशकश को कबूल नहीं किया। इस वक्त हम $9.6 के एलएनजी मुआहिदे को बुरा भला कह रहे हैं और $15 की एलएनजी खरीद रहे हैं, जबकि अब तो तारीख का सबसे महंगा मुआहिदा किया गया, यानी $15 की बजाय तकरीबन $18 में भी हम मुआहिदा कर रहे हैं। इसकी वजह सिर्फ यही है कि $9.6 का तवील मुद्दती मुआहिदा हुकूमत ने किया था और गुज़श्ता हुकूमत को इस हवाले से क्या तनकीद की जाती थी, जरा वो भी आपके सामने रखता है। सुबह एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कतर के साथ, जिसमें जो हमारा पुराना कॉन्ट्रैक्ट था उसमें और इसमें अब हर साल हमें $300 मिलियन की बचत होगी और इंशाल्लाह जो 10 साल में $3 अरब की पाकिस्तान को बचत होगी, तो मुझे इसकी बड़ी खुशी है। अब हुकूमत को वक्तन फवक्तन ऐसे इकदाम उठाते हुए देखा गया है कि जिनका मकसद सिर्फ एलएनजी की सप्लाई को मुतासर करना होता है। इन इकदामात में ऑर्डर्स में ताखीर करना या कीमतों में इजाफा होने देना या फिर दोनों शामिल होते हैं। अब वक्त आ गया है कि इस अमल की वजूहात के बारे में सवाल उठाया जाए, हुकूमत से वजाहत मांगी जाए, कौमी खजाने के बेदरई इस्तेमाल के बारे में पूछा जाए। आज एलएनजी मुआहिदों और महंगाई की गूंज नेपरा की समात में सुनाई गई। चेयरमैन नेपरा ने हुकूमत को इस साल जनवरी से अब तक एलएनजी की रिक्विजिशन की समरी पेश करने का हुक्म भी दे दिया है। चेयरमैन नेपरा ने हर माह एलएनजी का शॉर्टफॉल नेपरा को फराहम करने का हुक्म भी दिया है और चेयरमैन नेपरा का कहना था कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कोई ठोस इक़दाम नहीं किए गए। बातें तो बहुत होती हैं लेकिन कोई खास काम नहीं हो रहा है। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, बल्कि हुकूमत ने अवाम पर बिजली बल्ब गिराने की तैयारी भी कर ली है। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.37 फी यूनिट महंगी होने का खदशा पैदा हो गया है। सारिफीन को आइंदा माह के बिलों में इजाफी अदायगियां करना होंगी। इजाफे से बिजली सारिफीन पर ₹21 अरब का बोझ पड़ेगा। फैसले का इतलाक 300 यूनिट वाले सारिफीन पर होगा। कबल समात के दौरान नेपरा हुक्काम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि CPAA यानी सेंट्रल पावर परचेज अथॉरिटी ने ₹1.5 अरब की साबिका एडजस्टमेंट्स मांगी हैं। जुलाई में नेपरा हद से ज़ायद नुकसानात के बाइस ₹102 मिलियन का नुकसान हुआ है। नेपरा के मुताबिक ये बोझ NTDC खुद बर्दाश्त करेगा। हुक्काम के मुताबिक एलएनजी की कीमत ज्यादा होने से 9 अरब 60 करोड़ का बोझ पड़ा। महंगी एलएनजी का बराह रास्त नुकसान एक बार फिर आवाम को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। हुकूमत की नाकामी की पॉलिसियों का आईनादार है कि हुकूमती पॉलिसीज कंसिस्टेंट नहीं है, नाकाम पॉलिसीज हैं, बराह रास्त बोझ आवाम पर शिफ्ट हो रहा है। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए बर वक्त इकदाम करे। भी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे FIA ने कैसे अदालत की आंखों में धूल झोंकी है। बड़ा अहम मामला है, इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लाहौर में 2 सहाफियों की गिरफ्तारी में मुलव्वस फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। एक अहम डेवलपमेंट सामने आई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने साइबर क्राइम कवानीन के तहत FIA के इख्तियारात से मुताल्लिक केस की समाअत की।
चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने बरहमी का इजहार करते हुए इस्तफसार किया कि लाहौर वाक़े में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि क्यों इन सहाफ़ियों के पीछे पड़ गए हैं जो हुकूमत या किसी और के खिलाफ राय दे रहे हैं। बार बार कहा है कि ये तासुर ख़त्म करें। पिछली समाअत के बाद FIA ने इस अदालत की तौहीन की। क्या अदालती हुक्म के बाद बनाए SOPs लाहौर FIA पर अप्लाई नहीं होते? अतर मिनल्ला ने कहा कि क्यों ना शहजाद अकबर से पूछें कि इस अदालत के फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। अब यह अदालत आपको फ्री हैंड दे दे, बंद कर दे, क्या करे? आम शहरी को डराने के लिए FIA का एक नोटिस ही काफ़ी है, इसे नज़रअंदाज नहीं करेंगे। बादअज़ा अदालत ने सहाफ़ियों की गिरफ्तारी में मुलव्विस FIA के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म सादिर कर दिया है। अब जिन 2 सहाफ़ियों को FIA की जानिब से उठाया गया था उनमें इमरान शफकत हैं, उनमें इमरान मीर हैं। ये दोनों सहाफ़ी FIA की कस्टडी में थे। इनको जो है इस हवाले से पूछा गया था, पूछगछ हुई थी और उसके बाद FIA की तरफ से रिलीज़ किया गया था। लेकिन बार बार ये सवालात सर उठा रहे हैं कि सहाफ़ियों के साथ जो होता है, उनको नोटिस सर्व होते हैं, उनको बुलाया जाता है, पकड़ धकड़ होती है। लेकिन आज अतर मिनल्ला साहब ने इस इम्पॉर्टेंट केस के अंदर जो रिमार्क्स दिए हैं, यकीनन जज के मुंह से कहे हुए अल्फाज जो हैं वो एक जजमेंट की हैसियत भी रखते हैं। ये एक बड़ा क्रिटिकल केस है, इंपॉर्टेंट केस है और इसकी सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस भी है इन 2 सहाफ़ियों से मुताल्लिक। और यकीनन ये कार्रवाई होना FIA के 2 अफसरान के खिलाफ ये एक लम्हा फ़िक्रिया भी है, सोचने की बात तो है। ये तो था आज का दस्तक। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंच, मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल।